हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, पिछली हमारी वीडियो जो यूपी कंपाइलेशन था उसका पूरा, उसको हम आपको समझाए थे। वो पूरा लिस्टिंग थी, लिस्टिंग को आपने देखा, समझा। हालांकि उसमें कुछ आवाज़ दबी दबी आ रही है बच्चों। उसमें क्या था कि जो माइक थी वो निकल चुकी थी, ध्यान नहीं आया रिकॉर्ड करते समय, लेकिन आधा हाफ के बाद जो है आपको आवाज़ अच्छी मिलेगी। आवाज़ की बात अपनी जगह पे है बच्चों। कंटेंट इतना बढ़िया है कि उसको आप जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए ही बनाया गया है, आप समझ ही रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात हो रही है। जितना ज़्यादा देखी जा रही है वीडियो, उसको आप बच्चों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये जो मैटर हम आपको देने जा रहा हूँ, यूपी की अधीनस्थ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी की कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। और अन्य भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि यूपी के एग्ज़ामों के लिए स्पेशली। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप इसको देखिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ये इंडिया के मैप है, 28 स्टेट और 8 यूटी के साथ। आप समझ रहे हैं, 36 टोटल स्टेट और यूटी हैं इंडिया में। ये है आपका उत्तर प्रदेश। हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारे देश का इतिहास है और जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। प्राचीन काल में जो गंगा का मैदानी क्षेत्र रहा, इसलिए इसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। ये गंगा ऐसे फ्लो करती है आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 हो गया। हाँ, फिर उसके बाद बिहार 3, झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। यानी देश में जो गंगा नदी है टोटल 5 स्टेट से होकर बहती है। इस बात को ध्यान देना है, कभी कभी पूछ देता है। अगर उत्तर प्रदेश के हम इतिहास की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास में बात ये होगी कि शुरुआत ये करेंगे कि प्राचीन इतिहास को देखो बच्चों। प्राचीन जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक आप जानते ही हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपका जो है कि ऐतिहासिक काल। 3 कालखंडों में हमने बांटा है। अच्छा, ऐतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहा गया जब लेखन कला विकसित हो गई थी, लिखने पढ़ने का ज्ञान हो गया था, ठीक है। जो भी कंडीशंस थी उस समय इतिहास लिखा जाने लगा था। घटनाओं को लिखा जा रहा था, उसकी संस्कृति सभ्यताओं को लिखा जा रहा था। यानी लेखन कला विकसित होने से जो तमाम साहित्यिक और जो है कि लेखनीय प्रमाण मिलते हैं, उसको ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि कुछ लिपियां डेवलप तो हो गई थी, कुछ संकेत डेवलप हो गए थे, लेकिन समझ में आज तक नहीं आया वो क्या थी। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपियां, लिखी हुई चीज़ें, मतलब लेखन कला विकसित तो थी, लेकिन इतना विकसित नहीं थी कि पूरे जनमानस में आज तक उसको जो है कि हम समझ सकें, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक स्रोत और साथ ही साथ कुछ लिपि चिन्हों का भी ज्ञान हो गया था। तो पूरा तात्विक स्रोत से 80-90% हम जो है इसके इतिहास का पता लगाते हैं। और प्रागैतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसकी सारी इतिहास, सारी हिस्ट्री जो है हम साक्ष्य या पूरा तात्विक स्रोत के आधार पे या जो भी चीज़ें उत्खनन के दौरान मिली उन्हीं के आधार पे हम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ही उत्तर प्रदेश है और इंडिया का ये ब्लैंक मैप हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, इस पर मैं कुछ बताना चाहता था लेकिन हो गया इसका। प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करूँगा। प्री हिस्टोरी पीरियड्स है इसका नाम इंग्लिश में कहा जाता है। अच्छा, एक बात ये जो हमारी जो है कि हम पूरा उत्तर प्रदेश का ड्रेन सिस्टम इसलिए कर रखे हैं बच्चों ना, कि इतिहास जब से है, जब से ये पृथ्वी है, स्पेशली जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो लैंडस्केप यानी भूगोल के निर्माण या
एक तरह से कह लीजिए कि जब आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है कि लैंड पार्ट था। हाँ, और आप देखेंगे अंगारा लैंड, गोंडवाना, ये पैंजिया कहा जाता था, ये दो पार्टों में टूट गया। तो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये था, बीच में टेथिस सागर था। तो ये सारी कहानी थी। ये जो है कि टेथिस सागर था, इधर से भी ये वाली प्लेट जब इससे उत्तर वाली प्लेट से टकराने के बाद ये बीच वाला पार्ट जहाँ सारी नदियाँ दोनों तरफ से गिरती थी। तो नदियों के बारे में बात करेंगे। नदियाँ नाम आया तो भूगोल के बनने से, या एक तरह से कह लीजिए बच्चों कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो ये लैंड मास आपको दिख रहा है, जो ये स्थल पार्ट दिख रहा है आपको, इसके बनने की कहानी और बनने के दौरान ही नदियों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले नदियों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम नदियों का मैप आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, गंगा हमारी सबसे प्रमुख नदी है, समझ रहे हैं, गंगा हमारी सबसे प्रमुख नदी है। और इसी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है, देखिए आके यहाँ इलाहाबाद में मिल रही है। चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, बेतवा की सहायक नदी एक धसान है बच्चों। फिर केन है, फिर टोंस है, फिर सोन नदी है। ये नदी जो है कहाँ से, राइट साइड से आके मिलती हैं, ये बड़ी नदियाँ हैं। लेफ्ट साइड से जो नदियाँ मिलने वाले हैं उसमें रामगंगा है, गारा है आपका, और ये सई नदी है। ठीक है, सई नदी तो आके यहाँ पे मिल जाती है। गोमती है, घाघरा है, घाघरा जो है कि शारदा और ये आपकी बदाई से मिल के बनी है। और इसके बाद ये आपकी राप्ती नदी है। तो ये सारी नदियाँ, ये तमसा आप देख रहे हैं, ये सारी नदियाँ जो है गंगा में आके मिलेंगी। गंडक भी आगे जाके गंगा में मिल जाएंगी। तो ये नदियों का जब से इतिहास है तब से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास है। नदियों के ही किनारे जो है इंसानों को का रहना हुआ, क्योंकि पीने के लिए जो सबसे स्वच्छ और मीठा जल था वो नदियों के ही किनारे बसता था। नदियों के किनारे उनको जो है प्रोवाइड हो पाता था सारी चीज़ें। तो नदियों के बारे में हमने देखे। नदियों के इतिहास के साथ साथ बच्चों हम सारा इतिहास जोड़ेंगे। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को भी स्पेशली 3 कालखंडों में बांटा गया है बच्चों। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, देखो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्रागैतिहासिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका जो है मध्य पाषाण काल है, और तीसरा आपका जो है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक और नव पाषाण को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। पूरा पाषाण काल को भी हालांकि 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड बच्चों वो ये माना जाता है कि 5 लाख BC से 1 लाख BC यानी ईसा पूर्व बच्चों, यहाँ तक पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल को कहा गया कि 1 लाख से 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पाषाण काल रहा। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व था। और नव पाषाण को ये कहा जाता है कि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन पूरा पाषाण काल का देख लेते हैं क्या कहानियाँ हैं। यहाँ आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। हमने बता दिया था रिवर, अब गंगा रिवर और यमुना रिवर, इन दोनों के बीच वाले पार्ट को गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है। आब का मतलब ऐसा स्थल जो दो नदियों के बीच का हो। ठीक है, पंजाब, आब लगा हुआ है लास्ट में ना, उसके आब की ध्वनि आ रही है, तो 5 नदियों के मध्य की भूमि को पंजाब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच की भूमि दोआब, इसीलिए गंगा यमुना दोआब है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ये कौन सा प्लेन है, ये हरदोई ब्रांच है आपका, गंगेटिक प्लेन इसको कहा जाता है। रोहिलखंड ऊपर है, ध्यान देना है, रोहिलखंड ऊपर है। विंध्याचल रेंज यहाँ आपको दिखेगा, ये बुंदेलखंड का अपलैंड है, यानी प्लेटो वाला एरिया।
ये जालौन का प्लेन है, ये हमीरपुर का प्लेन है। हमीरपुर का प्लेन है देखिए बेतवा और यमुना के पास, जालौन का यमुना के पास प्लेन है, ठीक है। इसके बाद ये पूर्विया प्लेन है आपका, और यहाँ पे आपको देखो बच्चों मिर्ज़ापुर हिल्स में दिख जाएंगी आपको। हाँ, ये गंगा पार का प्लेन है आपको, गंगा नदी के पार का प्लेन है, गंगा पार प्लेन। ये गोमती प्लेन है आपका, जो गोमती और गंगा के बीच का स्थान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप समझे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम इन यूपी, इसके बारे में हम बात तब करेंगे बच्चों जब हम आपको ये समझा देंगे कि पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश का क्या जो है स्थान रहा, तब हम आपको ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण के लोग कैसे थे? पूरा पाषाण काल के लोग जो है बच्चों, सॉरी, पूरा पाषाण के लोग जो है, पाषाण काल के लोग जंगली लोग थे, और साथ ही साथ जंगलों में रहते थे, बर्बर और असभ्य लोग थे, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण का कोई साक्ष्य मिला है तो वह बेलन घाटी में, बेलन नदी बच्चों देखो यहाँ पे, यही बेलन नदी है यहाँ पे। ये बेलन नदी जो टोंस की सहायक नदी है, ठीक है। और ये टोंस नदी यहाँ से देखो बच्चों मिर्ज़ापुर से होके ये बहती है। तो ये है आपकी बेलन नदी। बेलन नदी ये वाली नदी है कि बेलन नदी यहाँ जाके टोंस नदी में मिल जाती है, टोंस की सहायक बेलन नदी। तो बेलन नदी के किनारे पे सबसे पहले पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला था, और ये माना जाता था कि मानव का प्रथम बसाव यहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बेलन नदी घाटी, और ई बेलन नदी जो ये वाली घाटी है, यहाँ पे क्या क्या आपको मिला? बेलन नदी घाटी में बच्चों अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे औजार मिले। अच्छा, पूरा पाषाण कालीन अगर अवशेष की बात करेंगे तो ये तो हो गया बेलन नदी घाटी पे। दूसरा इसमें कह रहा है कि और कहाँ मिला आपको, तो दूसरा आपको पूरा का पाषाण कालीन अवशेष सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी के चकिया में। तो सिंगरौली घाटी बच्चों ये आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ये पूरा ये है इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे सिंगरौली नदी की घाटी है, यहाँ पर एक है बेलन नदी घाटी, दूसरा है सिंगरौली नदी की घाटी पे आपको मानव के प्रथम बसाव का साक्ष्य मिला, और तीसरा चकिया चंदौली में। तो चकिया चंदौली भी आपके बनारस का जो है कि क्या है पड़ोसी जिला है। तो चकिया और चंदौली में भी जो है क्या कि मानव के प्रथम बसाव का, या एक तरह से कह लीजिए कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। एक चकिया का चंदौली, दूसरा सिंगरौली नदी की घाटी जो सोनभद्रा में पड़ता है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बेलन नदी घाटी, ठीक है, जो टोंस की सहायक नदी है, और जो आपको टोंस यहाँ से देखो निकल रही है बच्चों, जो मिर्ज़ापुर से होके जाती है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और है, पाषाण काल की बात, पूरा पाषाण काल की बात चल रही है, तो पूरा स्थल देखो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी से लिया है कि पूरा स्थल उन स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उनको पूरा स्थल कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं, देखो हम बच्चों पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल में के टाइम के उत्तर प्रदेश की 3 साइट मिली हैं। सिंगरौली नदी घाटी, सोनभद्रा की बात की हमने, बेलन नदी घाटी, और तीसरा आपको क्या बताया चकिया का चंदौली, ठीक है। अब पूरा स्थल किन्हें कहते हैं, तो उन स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण उन लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए जो ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको आगे समझ में आएगा। नाम और तिथियां देख लीजिए। पूरा पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें देखो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना है पूरा पाषाण काल। पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बताता है बच्चों। पूरा पाषाण काल ये कहा जाता है ना 20 लाख साल से पहले और 12,000 साल तक माना जाता था। इसको भी 3 भागों में बांटा गया तो हम बता ही दिए थे,
हाँ, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल होने को कह रहा है। तो 99 मानव के इतिहास की 99% कहानी जो है बच्चों इसी दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में क्या था, पर्यावरणीय बदलाव था। देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण से जब मध्य पाषाण काल आया तो क्लाइमेट चेंज हुआ। हाँ, क्लाइमेट चेंज हुआ, नई तरह की स्थितियों ने जन्म लिया, इसलिए हमने काल को वहीं से डिवाइड कर दिया। अब मध्य पाषाण और नव पाषाण में कुछ मेजर चेंजेस हुए जिसके कारण हम मध्य और नव को डिवाइड कर दिए। नव पाषाण काल में जितनी भी चीज़ें मिली बिल्कुल नई रही, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो है कि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाहे जितने भी प्रकार के आविष्कार किए, जो नई चीज़ें मिली नवपाषाण काल में। हालांकि नवपाषाण काल की जो विशेषता रहेगी उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जो मध्य पाषाण काल की भी रहेगी। मध्य पाषाण काल की जितनी विशेषता है उसमें कुछ क्वालिटी पूरा पाषाण काल की भी रहेंगी। तो एक दूसरे के व्यवस्था, एक दूसरे का जो समझ लीजिए कि उपलब्धि है उनको ढोते हुए चलेंगे और अपने द्वारा वो नया प्रयोग भी करेंगे, ये माना जाता है। और कहा जाता है कि पाषाण औजार आमतौर पर छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल के समय हड्डी और लकड़ियों की मुट्ठी, हंसिया आदि आरी औजार मिलने लगे और साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए गए। तो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में आप अंतर आपने देख लिया। पूरा पाषाण काल में सारी चीज़ें बड़ी होती थी, बड़े पत्थर, बड़े औजार, हाँ, उतने धारदार होते नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में बिल्कुल चेंज हुआ टोटली। आप औजारों के साथ साथ, पत्थरों के औजारों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार मिले। हाँ, लकड़ियों पर मुट्ठे आदि हंसिया लगे हुए थे, आरी जैसे औजार मिले और साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले भी औजार तो थे ही। फिर नवपाषाण काल के बारे में बात कर रहा है कि अगले युग की शुरुआत में लगभग 10,000 साल पहले होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों कि भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मध्य प्रदेश में है। ये आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। अच्छा, हमने पुरा स्थल के बारे में बात की, आपने समझ लिया। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया। इन लोग गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्यन और दक्कन, तो विंध्यन रेंज अपने उत्तर प्रदेश में है ना, इसलिए हमने इसको लिया है, और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है। अभी हमने आपको फिजिकल मैप में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दिखाया था। ये टोटल उत्तर प्रदेश है बच्चों, इसके बारे में आप एक बार फिर से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है, बलिया है, और सबसे उत्तरी जिला आपका बच्चों यहाँ पे सहारनपुर है। आप देख सकते हैं सहारनपुर है जो हिमाचल से बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या होगा, सोनभद्र होगा। यहाँ पे सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है बच्चों जो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। हम अपने पिछली वीडियो में आपको बताए थे जो कंपाइलेशन था उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उसमें हमने बताया था कि एमपी से जो उत्तर प्रदेश का वो 11 जिला बॉर्डर शेयर करता है, यानी 11 जिले एमपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। हमने 6 जिले बताया हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है, हमारा 6 जिला। हमारा यानी उत्तर प्रदेश का 2 जिला बच्चों राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, हमने बताया। बिहार से, अच्छा, झारखंड से केवल एक ही बॉर्डर जिला शेयर करता है। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ और झारखंड से एक जिला शेयर करता है। बिहार से हमने बताया कि 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं आपको, और इसके बाद नेपाल से भी 7 जिले शेयर करते हैं, उत्तराखंड से भी 7 जिले शेयर करते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई इसकी बॉर्डर की। बॉर्डर को आप जान गए। हमारे उत्तर प्रदेश से इकलौता अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किसकी पड़ती है बच्चों, नेपाल की पड़ती है। ठीक है, और ये भी हम बताए थे कि हमारा उत्तर प्रदेश 8 जो है स्टेटों से बॉर्डर शेयर करता है और एक जो है किससे, यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये छोटे फैक्ट थे, हमने इसको यहाँ रिकॉल करवा दिया आपको। ये पूरा गंगेटिक प्लेन है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से।
बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट। गंगेटिक प्लेन में ये गंगा दोआब हमने बता दिया था, ये रोहिलखंड का प्लेन हमने बताया था। अच्छा हाँ, ये तो हो चुका था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आएंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 3 इंपॉर्टेंट साइट को रिकॉल कर लीजिए, सिंगरौली घाटी, बेलन नदी घाटी, और तीसरा है चकिया चंदौली। ठीक है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में डिफरेंस बस यही है बच्चों कि पूरा पाषाण काल में ये चीज़ सारे चीज़ें जो है पत्थरों से बनी हुई, और वो भारी चीज़ें थी, उतने धारदार उनके हथियार नहीं थे। जंगलों और पेड़ों पर रहने वाले बर्बर और असभ्य लोग रहते थे। ठीक है, अभी तक वो अपने जो है कि सांकेतिक लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल कब आया? जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ, मनुष्य ने भी नई जो है कि अपनी चेतना का विकास करके जो है धारदार हथियार बनाने का प्रयास किया पत्थरों से ही। हाँ, उसमें हथियारों में उनके मुट्ठी लगी होती थी, और साथ ही साथ उन्होंने हड्डियों के भी हथियार बनाने शुरू किए, वेपन। तो मध्य पाषाण काल ये है बच्चों, इसको मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर मध्य पाषाण काल की बात करेंगे बच्चों, तो 4 इम्पोर्टेंट स्थान है, इसमें हम आपको बताएंगे। पहले इम्पोर्टेंट स्थान का नाम है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, नाहर राय, ये पहली साइट है, ये मध्य पाषाण काल की पहली साइट है। दूसरी है बच्चों महदाहा, महदाहा। और तीसरी इम्पोर्टेंट साइट है आपकी बच्चों दमदमा और चौपानी मांडो। दमदमा और चौथी क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ये 4 साइटें हैं। अच्छा, सराय नाहर राय पहली, और दूसरी आपकी जो है महदाहा और दमदमा, ये तीनों तो आपका कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। मध्य पाषाण काल में ये बताया जाता था कि ये तीनों जो साइट है, यहाँ से ये साक्ष्य मिला कि मनुष्य ने अस्थाई झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट किया। अभी पूरा पाषाण काल में हम उनका स्थायी निवास था नहीं, वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, पत्थरों की आड़ में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, ये कंडीशन थी। तो झोपड़ी का फर्श अस्थायी निवास ये सराय नाहर राय, महदाहा और दमदमा से मिला, और तीनों प्रतापगढ़ में है बच्चों। एक चीज़ और है कि मनुष्य मरने के बाद सौ का सिर ये लोग पश्चिम और पैर पूरब रखते थे। सराय नाहर राय जो एक स्थान है प्रतापगढ़ का, ये माना जाता है कि यहाँ पे आक्रमण भी हुआ था, आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं। महदाहा से, ये महदाहा जो इम्पोर्टेंट प्लेस साइट है प्रतापगढ़ की, यहाँ से युगल समाधियाँ मिली हैं, हड्डियों से बने बाण मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़। दमदमा एक इम्पोर्टेंट साइट है प्रतापगढ़ वाली, जिसमें 41 समाधान आपको मिले हैं, 41। तो ये 4 स्थान बच्चों आपको याद रखने हैं। एक चीज़ और बता दूं कि प्रयागराज के निकट एक लेखरिया स्थान है। हाँ, प्रयागराज के निकट क्या है? लेखरिया स्थान है, यहाँ पे है लेखरिया स्थान, प्रयागराज के साउथ की तरफ थोड़ा सा लेखरिया स्थान है बच्चों। तो लेखरिया के निकट जो है कि शिलाओं का सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। तो ये तो हो गया मध्य पाषाण काल के 3 इम्पोर्टेंट साइट, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अभी मानव के इतिहास का जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, हम बस इतना चक्कर लगाए हैं, इससे आगे बढ़े नहीं है। यानी कि साउथ यूपी जो हमारा है बच्चों, साउथ ईस्ट यूपी कह लीजिए, यही यूपी जो है मानव इतिहास के प्रारंभिक साक्ष्य दिए हैं इन्होंने। यानी कि यही लोग स्टार्ट किए हैं उत्तर प्रदेश में मानव के इतिहास के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, चाहे पूरा पाषाण काल में आपको 3 साइट मिली हो और मध्य पाषाण काल की 4 साइट, चारों साइट इतने दूर में मिली हैं। ठीक है, और हम कहीं आगे नहीं बढ़े। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये वाला एरिया आप जानते ही हैं, बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसको हम बघेलखंड वाला एरिया कहते हैं। ये बुंदेलखंड वाला एरिया है आपका, ये थोड़ा सा क्या है? प्लेटो रीजन है, यानी कि पठारी क्षेत्र है। बाकी पूरा क्षेत्र क्या है? प्लेन्स है। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 ज़िले हैं जो थोड़ा सा डेजर्ट और मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे राजस्थान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन बारिश सबसे कम मथुरा में होती है, क्योंकि मानसून इधर से जाता है बच्चों ना, तो बरसते बरसते यहाँ पहुँचते हुए इसका पानी कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश आपको गोरखपुर में मिलेगी देखने को। ठीक है, आगे आ जाओ। हमने बात की बच्चे सोनभद्र के, सोनभद्र में
सोनभद्र की कहानी है कि प्राचीन मानव इतिहास की कहानी इसमें है दर्ज। और सिंगरौली नदी की जो घाटी थी, सिंगरौली नदी घाटी से ही जो है कि पूरा पाषाण काल से साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिले की कुछ खास विशेषता ये है इसमें कि देखो बच्चों, ये रिहंद नदी है, रिहंद रिजर्वायर है जिस पे रिहंद डैम बना हुआ है। इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सोन नदी, सोन की सहायक है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पे ही रिहंद बांध बना हुआ है। और सोन नदी देखिए ठीक बीचों बीच से होके जाती है। इसका मैप निकालने का मेरा ये रहा कि आप मैप को दिखा देंगे और एक चीज़ बता देंगे कि सोनभद्र का जो बेटा हेड क्वार्टर है वो रॉबर्ट्सगंज है। यहाँ पे आपको रॉबर्ट्सगंज दिखेगा। और सोनभद्र में एक और आप खासियत देख लीजिए, इधर से झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, पूरब से झारखंड है, पश्चिम से मध्य प्रदेश है, नीचे से आपका छत्तीसगढ़ है, ध्यान देना। इधर से आपका बिहार बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये 4 साइट हैं इम्पोर्टेंट जो इनकी बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। और प्रतापगढ़ में कितने स्थान हमने बताए? 4 स्थान बताए। सबसे पहले स्थान का नाम हमने बताया सराय नहार राय था। सराय नहार राय, दमदमा, महदहा और चौपानी मांडो, ये 4 स्थान हैं। तो ये है प्रतापगढ़, ये मध्य पाषाण काल वाले थे। हाँ, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट वो पूरा पाषाण काल का साक्ष्य दिया था। सिंगरौली हो, चकिया, चंदौली और जो है आपका क्या था, बेलन नदी घाटी, प्रयागराज वाली बेलन नदी घाटी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ के बारे में आप देख लीजिए, ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की एक ये खासियत है, इसकी साउथ वेस्ट से एक नदी बहती है और मेजर रिवर्स है, ठीक है। ये प्रतापगढ़ हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज आ गया भैया, प्रयागराज में आपका संगम है, आप देखें ही है, गंगा नदी है, गंगा की एक सहायक यमुना आके मिलती है। दोनों के मिलने से कहा जाता है कि दोनों के मिलन से एक मधुर ध्वनि निकलती है, एक नया सुर निकलता है जिससे सरस्वती नदी बनती है। और ये कहा जाता है कि ये 3 नदियों का संगम है। कुछ प्राचीन मान्यताएं, कुछ ऐसी जो है कि परंपराएं, कुछ ऐसी किंवदंतियां जिसमें ये भी कहा गया है कि नीचे से सरस्वती नदी निकलती है और तीनों के संगम पे जो है कुंभ मेला। अब महाकुंभ 2025 में लगने वाला है बच्चों, जाके देखो एक बार तो इलाहाबाद जाओ। प्रयागराज ज्ञान की धरती, संगम की धरती है, इम्पोर्टेंट शहर है प्रयागराज। हमको जो है कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देता है आपको, ठीक है। तो ये है, तो प्रयागराज के बॉर्डर स्टेट हैं, कौशाम्बी हैं, प्रतापगढ़ हैं, आपको जौनपुर आपको जो मिलेगा, समझ रहे बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं। मिर्ज़ापुर आपको मिलेंगे। तो प्रयागराज हो गया आपका। अब प्रयागराज की ये भी क्वालिटी है, इसमें 12 विधानसभाएं हैं, 2 लोकसभाएं हैं, यानी कि आपका MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की 12 सीटें हैं और MP की 2 सीटें हैं, एक फूलपुर वाली, एक इलाहाबाद वाली, ठीक है बच्चों। मेजा ये जो तहसील है बच्चों, ये इन्हीं पे सारे पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं, इम्पोर्टेंट साइट हैं। इलाहाबाद के मैप आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 12 तहसील है, मेजा तहसील है, तमाम तहसीलें हैं। अब आ जाएंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल का इतिहास क्या रहा। तो बेलन नदी के तट पर, अच्छा एक चीज़ और है, बेलन नदी आपको पूरा पाषाण काल में दिखा था। बेलन नदी के तट पे एक कोल्डियावा, महगढ़ा और पंचो 3 स्थान मिले हैं। बेलन नदी के तट पे कोल्डियावा प्रयागराज में है, कोल्डियावा है आपका। और दूसरा क्या था हमने बताया था, एक तो कोल्डियावा बता दिया था, दूसरा भूल रहे हैं, हाँ महगढ़ा था। और तीसरा बच्चों जो पंचो, 3 साइट मिली हैं। ये तीनों साइट नवपाषाण काल के साक्ष्य देती हैं, नवपाषाण काल के इतिहास को दर्शाती हैं। और चौथी इम्पोर्टेंट साइट आपको संत कबीर नगर में मिलेगा। संत कबीर नगर, हम उसको रत्नेश नगर कहते हैं। अब रत्नेश नगर क्यों कहते हैं अब हम आपको बाद में बताएंगे। तो संत कबीर नगर जो जनपद है उसमें एक प्रमुख स्थान है लहुरा देव एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो नवपाषाण कालीन साइट है बच्चों। और इन पुरा स्थलों से क्या क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पंचो, कोल्डियावा, महगढ़ा 3 हैं,
पंचो, कोल्डिहवा, मागड़ा, ये तीनों बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ती हैं। और जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, और इन साइटों से हमको साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, कच्ची ईंटों के, घास फूस के, आवास के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, कोल्डिहवा जो आपका स्थान है बच्चों ना, ये बेलन नदी घाटी वाला। अब देखो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के साथ मनुष्य सोचो कितने लंबे समय तक उन क्षेत्रों में रहा है। आज भी जो प्रयागराज की धरती पर लंबे समय तक रह जाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो बता रहे थे ना आपको कि कोल्डिहवा जो था, ये कहा जाता है कि इससे 6 से 7 हज़ार साल पहले जो है कि धान के साक्ष्य मिले थे। लेकिन लहुरा देव भारतीय बेटा सब कॉन्टिनेंट में कृषि के अगर प्राचीनतम स्थल की बात के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यानी कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो सबसे पहले मिले थे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, वो लहुरा देव में मिले थे। लहुरा देव आपका संत कबीर नगर जिले में है बच्चों, पूर्वांचल की धरती से। ये है संत कबीर नगर जिला, यहीं पे बच्चों लहुरा देव है। और लहुरा देव यहाँ पे धान और चावल भूसी के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कह लीजिए या एशिया महाद्वीप में सबसे पहले 7000 साल पुराना एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले थे। यही है इसका जो है कि आपको दिखाया मैप बच्चों। तो आपका जो ये लहुरा देव है, ये आपका संत कबीर नगर जिला, ये है आपका सरयू नदी इसके दक्षिण से बहती है। खलीलाबाद इसका हेडक्वार्टर है, यानी जिला मुख्यालय इसका खलीलाबाद है। ठीक है, अब जैसे वाराणसी है जिला, तो इसका अब जिला मुख्यालय, हेडक्वार्टर या सारे प्रशासनिक या सारे सभी तरह की ऑफिस कार्यालय वाराणसी में भी है, वही उसका केंद्र है। गाजीपुर का गाजीपुर केंद्र, बलिया का बलिया केंद्र, समझ रहे हो, प्रयागराज का प्रयागराज केंद्र, कानपुर का कानपुर। लेकिन ये जो संत कबीर नगर है ना, इसका मुख्यालय खलीलाबाद में। ठीक है, इसके वेस्ट में बस्ती जिला है, इसके ईस्ट में गोरखपुर बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ में सिद्धार्थनगर है, इधर आपका महाराजगंज शेयर करता है बॉर्डर। ये सब बॉर्डर स्टेट बनाते हैं। अब हम आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की कहानी हमने बताया बच्चों, ये इस समय स्क्रिप्ट आ गई थी लेकिन सांकेतिक थी। सारे इतिहास जो है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हुआ, खुदाई हुई, आप जानते हैं। अंग्रेज़ों के ही तत्वाधान में खुदाइयाँ हुई, लेकिन अपने यहाँ के दयाराम साहनी जैसे ग्रेट पुरातत्वविद थे और उनका ज़्यादा जो है कि योगदान रहा। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम किसको पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को की शुरुआत हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति से करेंगे। देखो, तांबा और पत्थर दोनों का यूज जहाँ हुआ उसको ताम्रपाषाण कहा गया। सबसे पहले इंसान को जो धातु का ज्ञान हुआ बच्चों, वो तांबा ही थी। ठीक है, और इसकी संस्कृति का सीधा संबंध किससे है? हड़प्पा संस्कृति से है, यानी सिंधु सभ्यता से है। उत्तर प्रदेश के 2 इम्पोर्टेंट पूरा स्थल हैं, मेरठ और सहारनपुर में। मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर, आप जानते ही हैं। ये है उत्तर प्रदेश का ये स्थान है कि हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति में भी हमारे यहाँ जो है साइट हैं उत्तर प्रदेश में। कांसा ताम्र कांस्य युग, कांसा और तांबा दोनों चीज़ों का उसके मनुष्य को ज्ञान हुआ इस समय। इंडस वैली सिविलाइजेशन बच्चों देखो इस एरिया में थी। यहाँ से खैबर पास था जो हम पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। ये पूरा हिमालय था। गंगा रिवर में अभी इंसानों का बसाव नहीं हुआ था, खाली था। इस एरिया में इंसानों का बसाव हुआ। ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी इंडस रिवर के किनारे, इंडस और उसके सहायक रिवर के किनारे। ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। थार डेजर्ट उस समय भी था। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड का निर्धारण रेडियो कार्बन सिस्टम से किया गया। बताया जाता है कि आज से 4700 वर्ष पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है बच्चों, अगर आज सन 2022 चल रहा है तो 2022 साल तो ये हो गया। ठीक है, और प्लस जो है कि 2700 साल इसके पीछे आप चले जाइए, दोनों को मिला देंगे तो 4700 साल। ठीक है, तो ये है इसका टाइम पीरियड। आलमगीरपुर है, मेरठ के आलमगीरपुर में। अच्छा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसको जो है परसाराम खेरा नाम से भी जाना गया। कहा ऐसा जाता है कि इस समय के लोग लेखन कला से परिचित थे बच्चों। आलमगीरपुर के अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश का स्थान रहा उसमें मैं आपको बता दूं, मेरठ का आलमगीरपुर हो गया, आलमगीर।
आलमगीरपुर ये मेरठ का हो गया। और ये माना जाता है कि हुलास जो स्थान था बच्चों, ये आपको सहारनपुर में मिलेगा। ये साइट थी हुलास, सहारनपुर में। उसके बाद आपको बड़ा गांव बागपत में मिलेगा। जो मैं लिख रहा हूँ आप नोट्स बनाते जाइए। बड़ा गांव आपको बागपत में मिलेगा। मानपुरा बुलंदशहर में। कैराना जो शामली वाला स्थान है, कैराना, कैराना जो है कहाँ, शामली में। मानपुर आपको बताया था बुलंदशहर में, मानपुर, ठीक है। और मांडे गांव आपको मुजफ्फरनगर में। तो इन स्थलों में हड़प्पाकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पहला, हुलास दूसरा, बड़ा गांव तीसरा, मानपुरा चौथा, कैराना पांचवा और मांडी गांव, 6 पूरा स्थल मिले। यानी 6 स्थलों की जो है 6 साइटों की खोज हुई, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों, ये हड़प्पा का पूरा चित्र। आपको आलमगीर दिख रहा है, आलमगीरपुर, लेकिन हुलास सहारनपुर में ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। हुलास है, बड़ा गांव है, मानपुरा है, कैराना है, मांडी गांव है, ठीक। ये है, ये पूरा हड़प्पा का जो है बेटा, ये पूरी व्यवस्था है। आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अध्ययन कर लीजिए। ये माना जाता है कि कृषि का आरंभ हमने कहाँ बताया था, लहुरा देव सबसे प्राचीनतम 7 से 8 हज़ार साल। तो कृषि का आरंभ 7 से 8 हज़ार साल पहले हुआ। सिंधु सभ्यता हमने बताया 4700 साल पहले, ठीक है। गंगा घाटी के नगर और मगध का एक बड़ा राज्य दोनों जो है 2500 साल पहले जो है, आज से 2500 साल पहले जो है कि गंगा घाटी के नगर विकसित हुए। यानी आज 2022 चल रहा है बच्चों, यानी इस 24 चल रहा है, गलती से 22 निकल जा रहा है, 2024 चल रहा है बच्चों। तो 2020 को मानिए अब 500 साल पहले, 2000 ये बीत चुका है और उसके 500 साल पहले और, तो 2500 साल पहले गंगा घाटी में नगर डेवलप हुए। मगध उसमें सबसे बड़ा राज्य हुआ। और वर्तमान ये तो ठीक है। ये कहा जाता है कि 8000 साल पहले जो कृषि के आपको साक्ष्य मिले हैं ना बच्चों, इसमें ये कहा जाता है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 7000 साल पहले लहुरा देव से मिला था। संत कबीर नगर का लहुरा देव नवपाषाणकालीन स्थल, चावल भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो ये कहा जाता है कि ये जो 8000 साल है बच्चों ना, इसको ये बताया जाता है कि ये मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। इससे गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, मवेशियों के चिन्ह मिले। कोल्डी हवा आपका जो हमने बताया प्रयागराज वाला, इसमें चावल, जानवरों की हड्डियों, टुकड़े के साक्ष्य मिले। अब महागढ़ा कहाँ बताए थे, प्रतापगढ़ में लल्ला। महागढ़ा से क्या मिला था, चावल, मवेशी, मिट्टी के खुर के निशान मिले थे। सोचो, ये है महागढ़ा का मध्य पाषाणकालीन स्थल है। महागढ़ा जो हम आपको बताए थे वो मध्य पाषाणकालीन स्थल था। नवपाषाणकालीन स्थल में हमने किसको बताया था, नवपाषाणकालीन स्थल में कोल्डिहवा बताया था हमने, लौरा देव बताया था हमने, ठीक है। ये है, चलो इसको आप ले लो। ऐतिहासिक काल में हम आएंगे, ऐतिहासिक काल में घुस चुके हैं। तो ऐतिहासिक काल जब से लेखन कला डेवलप हो गई, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हिंदुस्तान में लेखन कला संस्कृत की बात की जाएगी, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक आएगा। ऋग्वेद पीरियड बच्चों 1500 BC से 1000 BC तक रहा। 1500 से 1000 BC ये ऋग्वैदिक पीरियड रहा। और 1000 BC से लेके 600 BC तक, जब तक जनपद नहीं आ जाते उसके बाद महाजनपद, ये उत्तर वैदिक पीरियड रहा। ये ऋग्वैदिक पीरियड रहा आपका। तो ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड की बात अगर हम थोड़ा सा कर लें इसमें, ऐतिहासिक काल में बच्चों थोड़ी सी बात कर लेंगे, इसके बाद भी आपको बताएंगे। ऋग्वेद में ये कहा जाता है कि सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ऐतिहासिक काल में ऋग्वेद आता है और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद काल के बारे में जितनी भी हमको जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद ये गंगा के ऊपर घाटी में, अब गंगा का ऊपर घाटी देखो यहाँ हम बताए थे, हालांकि गंगा का ड्रेनेज सिस्टम बताए थे, लेकिन हम आपको ये बताना भूल गए कि ये गंगा का ऊपर घाटी है, ये गंगा का निचला पार्ट है, ये मध्य पार्ट है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया प्लेटो रीजन है, और ये आपका हिमालय से सटा एरिया। तो ऊपरी घाटी इसको कहेंगे। तो गंगा के ऊपर घाटी में जो है कि इसके बसाव, इसके साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक काल में हम चल रहे हैं। अच्छा, इसको सप्त संदेव प्रदेश भी कहा जाता था। जो गंगा का ऊपर घाटी मैदान था उसको सप्त संदेव इसलिए प्रदेश। 7 नदियां जो हैं, एक तो सिंधु थी, सिंधु,
ऊपर घाटी से लेकर ऊपर तक चले जाना। सिंधु था, सरस्वती थी, शतुद्री थी। शतुद्री को ही सतलज कहा जाता था। परसुणवी जिसको रावी कहा जाता था बच्चों। बिपाशा, बिपाशा जिसको ब्यास नदी उस समय कहा जाता था ऋग्वेद में। शतुद्री को सतलज कहा जाता था ऋग्वेद में, शतुद्री को, ठीक है। परसुणवी को रावी कहा जाता था। आज की जो रावी है बच्चों उसको परसुणवी कहा जाता था ऋग्वेद में। अस्कनी चेनाब को कहा जाता था ऋग्वेद में। और वितिस्ता झेलम को कहा जाता था ऋग्वेद में। तो 7 नदियों का प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे छोटे छोटे जनपद आए। ऋग्वेद का टाइम पीरियड हमने बताया था ना, उत्तर वैदिक क्रिया काल जो है 600 BC में समाप्त हो गई। 1500 BC से ऋग्वेद स्टार्ट हुआ, 1000 तक चला। फिर 1000 से लेकर 600 BC तक आपका उत्तर वैदिक चला। उत्तर वैदिक के बाद धीरे धीरे जो है जनसंख्या का या पॉपुलेशन का या लोगों का एक फिक्स स्थानों पर, क्योंकि बच्चों 1000 BC में आपको लोहे का ज्ञान हो गया, लोहे की खोज कर ली मनुष्य ने। और जब लोहे की खोज कर ली तो व्यापक पैमाने पर कृषि होने लगी, परिवार इकट्ठा रहने लगे, घर मजबूती से और बनने लगे। घर तो थे ही, और मजबूती से अस्थायी निवास भयंकर बनने लगे। हाँ, जनसंख्या का जो है कि अब निश्चित स्थान हो गया। अब लोग एक निश्चित स्थान पे लंबे समय तक रह सकते हैं। तो ये कहानी जब हो गई तो जनसंख्या जब बढ़ने लगी तो जन जो एक साथ इकट्ठा रहते थे, तो जब वो बड़ा क्षेत्र बन गया तो जनपद बन गया। तो कौन कौन से जनपद थे उस समय, तो बात करेंगे तो सबसे पहले कुरु राज्य था। कुरु मेरठ वाले दिल्ली हरियाणा तक थे, ठीक है, जिसकी पहचान जो है हस्तिनापुर के रूप में होती है बच्चों। और दूसरा पांचाल वाला एरिया जो कानपुर वाले एरिया में था, पांचाल है। और तीसरा जो है आपका काशी जो वर्तमान वाराणसी में है। तो ये सारे जनपदों का उद्भव हुआ। अब इसके बाद आ जाएगा जनपद के बाद महाजनपद पीरियड। अब महाजनपद पीरियड में जो है कि कुल कितने महाजनपद हुए थे, इतने हुए थे। उत्तर प्रदेश में कितने मिले, 8 मिले थे। अभी 8 का हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन महाजनपद की बात ये कहा जाता है कि इसको अंगुत्तर निकाय में मिला था। लेकिन कुछ बातें एक बात बता दो बच्चों कि ऋग वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड में देखो अर्ली वैदिक पीरियड, यानी ये ऋग वैदिक पीरियड है, ये इसका बसाव है। हमने कहा ना इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि सिंधु नदी, सरस्वती नदी यहाँ से यहाँ वाले इस एरिया में है जो राजस्थान में समाप्त हो गई है। शतुद्री सतलज, हाँ, परसुणवी रावी और बिपाशा ब्यास और अस्कनी चेनाब और वितिस्ता झेलम, ये 7 नदियों का क्षेत्र था, ठीक है। गंगा नदी देखो बच्चों यहाँ से निकल गई है। अभी तक गंगा नदी के किनारे मनुष्य का बस या इंसानों का जो है बसाव परमानेंट था नहीं। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और इतने एरिया में अर्ली वैदिक पीरियड में आपको 1500 से 1100 BC में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि मतलब ना हाथ से लिखी जाती थी। अब भुर्ज एक वृक्ष था। भुर्ज कहाँ मिलता था, कश्मीर में ज़्यादातर यह वृक्ष मिलता था। इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते थे। तो भुर्ज के वृक्ष के छाल पर जो है कि यह पांडुलिपि यानी हाथ से कोई चीज़ लिखी जाती थी। आज से लगभग 150 साल पहले की कहानी है कि ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसी भुर्ज पर लिखे हुए, जो ये भुर्ज के पत्ते पर ये लिखा हुआ जो लिपि है, ये जो चिन्ह है, इसी का उपयोग करके हमने ऋग्वेद की रचना की थी। और इसी पांडुलिपि को देखकर हमने अंग्रेजी में भी अनुवाद तैयार किया था। पांडुलिपि जो है, आपकी बात अगर हम करें बच्चों, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है। पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये भुर्ज के जो है कि छाल पे लिखी हुई लिपियां हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हमने ऋग्वेद, इन्हीं के आधार बनाकर ऋग्वेद की रचना हमने की। जो आज ऋग्वेद की किताब आपको मिलती है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम। और ये पांडुलिपि आपको जो है पूरे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। लेटर वैदिक पीरियड में देखो कितना एक्सपेंशन हुआ। देखो अर्ली वैदिक पीरियड में बस इतना ही था। लेटर वैदिक पीरियड में देखो कहाँ तक चला आया, यहाँ तक आपको ये पूरा,
ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में इतना एक्सपेंशन का मेन कारण क्या था? आयरन था, लोहा था, क्योंकि 1000 BC में लोहे का आविष्कार मनुष्य ने किया। फिर उसके बाद धुआंधार एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ। एग्रीकल्चर ज़्यादातर गंगा के फर्टाइल एरिया में डेवलप हुआ। यहाँ के जंगलों को साफ करके इंसानों ने यहाँ बसावट स्टार्ट कर दी। लेकिन ये स्थान अभी इन्होंने छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये सब तो संदेव प्रदेश था ऋग्वेद का, और यहाँ भी नदियाँ थीं। ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है, जो फर्टाइल एरिया है, ये सिंधु का मैदान और ये गंगा यमुना का मैदान, ये पूरे एरिया में जो है बच्चों क्या हुआ? इंसानों का बसावट हुआ। तो देखो फिर आ गया महाजनपद। महाजनपद की जो ने हमने बताई थी आपको, तो महाजनपद में देखो एक कुरु, पांचाल, मत्स्य आपके यूपी में नहीं है, सूरसेन 3, वत्स 4, कौशल 5, मल्ल 6, काशी 7 और चेदी 8। 8 टोटल महाजनपद यूपी में। ये मत्स्य आपको यूपी में नहीं मिलेगा बच्चों। वज्जी जो है वो आपको यूपी में नहीं है, बिहार में है। मगध आपका भी यूपी में नहीं, बिहार में है। यानी जो ये 8 हमने बताया, ये 8 महाजनपद कहाँ थे? यूपी में थे। अवंती भी आपका यूपी में नहीं है बच्चों, ये भी देख लीजिए आपका यूपी से काफ़ी दूर है। ये उत्तर प्रदेश का है, इसको लिया गया था, ये बताएंगे आपको। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लीजिए, ये तो ड्रेनेज सिस्टम का है, फिजिकल मैप है आपका कौन सा, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और कभी कभी पूछ देता है कि वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अंतर क्या रहा? तो वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अगर अंतर की बात करेंगे बच्चों, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ते ही हैं। देखो वैदिक संस्कृति प्योर जो है क्या थी, यो प्योरली जो है बच्चों क्या थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम बात करेंगे, एक तरफ वैदिक लिख दें और दूसरे एक तरफ हम वैदिक लिख दें और दूसरे तरफ सिंधु घाटी सभ्यता लिख दो, तो ये वैदिक वाला मैप आपको यहाँ दिख रहा है। ये पूरी तरह से ग्रामीण थी और ये पूरी तरह से शहरी थी, यानी नगरीय। हाँ, लोहे से बने उपकरण यहाँ प्राप्त हुए, क्योंकि उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे का बना एक भी नहीं, क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। तांबा और कांसा यहाँ मिला था। ध्यान दीजिए, तांबा और कांसा उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए कृषि उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। लोहा इतना मजबूत था कि कृषि भयंकर डेवलप हुई, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बन गए। सारी लड़ाई एग्रीकल्चर बेस्ड थी, क्योंकि जो रेवेन्यू राजस्व और पैसा रुपये का रेवेन्यू राजस्व और खाने पीने की सारी व्यवस्था एग्रीकल्चर से ही होती है। घोड़ा इनका महत्वपूर्ण पशु था। यहाँ घोड़े का कोई साक्ष्य है नहीं सिंधु में, सिंधु घाटी सभ्यता में। गाय इनको विशेष स्थान प्राप्त था, गायों के लिए युद्ध होता था। और गाय यहाँ पे मुद्राओं पे इनके जो है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं थी, इस पे गाय का कोई चित्र मिला नहीं हमको। मूर्ति पूजा के यहाँ पे वैदिक टाइम पीरियड पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी बच्चे, सारे प्रकृति के देवता थे, चाहे वो इंद्र हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ पे मूर्तियाँ आपको मिली हैं, चाहे मिट्टी की बनी है, चाहे वो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहाँ मूर्ति पूजा थी, यानी यहाँ मूर्ति पूजा थी। एक बात ध्यान रहे, प्रकृति पूजा के बाद ही मूर्ति पूजा विकसित हुई है इतिहासों में। यहाँ मूर्ति पूजा थी, इसका मतलब ये लंबे समय तक चली सभ्यता। यहाँ भी पहले प्रकृति पूजा थी, तो प्रकृति पूजा साथ ही साथ आई थी। मातृ देवी जो उनके पेट से निकला हुआ एक पीपल का वृक्ष दिखाया गया, ठीक है, पीपल इनका जो है कि प्रिय ट्री था। तो प्रकृति पूजा के बाद मूर्ति पूजा यहाँ डेवलप हो गई थी। यहाँ मूर्ति पूजा थी नहीं, अभी प्रकृति पूजा ही थी। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक तरफ वैदिक रखे हैं, वैदिक टाइम पीरियड, दूसरी तरफ सिंधु रखे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ अस्त्र शस्त्र कवच आदि बनाए जाते थे यहाँ पे, क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी, गायों के लिए युद्ध होता था ज़्यादातर। और यहाँ पे लड़ाइयों जैसा कोई उपकरण नहीं था, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, सारे के सारे बनिया थे। लड़ने उड़ने से व्यापार में नुकसान होता है, चाहे भले भारत और चाइना हो। यहाँ पे बेटा बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम ही प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे बाघ और हाथी मिले थे, ठीक है। ये धर्म पुरुष प्रधान था, और यहाँ पे धर्म की बात होती है कि मातृ देवी की पूजा ज़्यादा प्रचलित थी। यज्ञ वज्ञ इसमें होता था, इसमें यज्ञ के बहुत कम साक्ष्य हैं। लेखन यहाँ कला के प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता है, हालांकि वैदिक चीज़ें जो है भोज पत्र पे लिखी गई,
ये लोग कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग लेखन कला से परिचित थे, इसीलिए यहाँ यहाँ चीज़ें लिखी गई, ये लेखन कला से परिचित थे। ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे लोग घर जो बनाते थे ना बच्चों, ये लकड़ी और बांस का प्रयोग करते थे। यहाँ पे मकान सारे ईंटों के बनते थे। तो ये डिफरेंसेस आपने देखा। महाजनपद में हमने बात कर ली, ये 8 महाजनपद की, यहाँ को आप मैप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा, कुछ महाजनपदों की बात कर लें बच्चों। तो कुछ महाजनपदों में देखो, यहाँ पे यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि मल्ल जो था, ये महाजनपद है। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे, जो मल्ल है, ये वाला मल्ल देखिए यहाँ पे, मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनारा थी, आज की कुशीनगर पावा। काशी की जो, ये काशी की राजधानी थी बच्चों, ये वाराणसी थी। कौशल जो अयोध्या और बस्ती क्षेत्र में पड़ता है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। देखो यहाँ श्रावस्ती लिखा हुआ, यहाँ पे श्रावस्ती लिखा हुआ। वत्स जो थी प्रयागराज केंद्र था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स का देखो ये यहाँ कौशाम्बी लिखा हुआ और यहाँ वत्स है। चेदी जो था बुंदेलखंड वाला एरिया, ये चेदी जो था, इसकी सुक्तमती, यहाँ पे सुक्तमती है बच्चों, इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तमती थी। और उसके बाद सूरसेन जो मथुरा वाला एरिया था, आपका मथुरा वाला एरिया था सूरसेन, इसकी राजधानी भी मथुरा थी। कमाल मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की धरती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये है इंद्रप्रस्थ बच्चों, कुरु। और पांचाल जो बरेली, दक्षिणी बरेली में पड़ता है। काम्पिल्य और अहिछत्र, देखो ये काम्पिल्य स्थान, ठीक है। ये जो है आपका पांचाल, पांचाल सीता माता को, अरे सॉरी द्रौपदी को पांचाली, ये था। अब अगर बात कर लें, आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश में, उसकी क्या इतिहास और उसकी क्या सिस्टम रहे। बुद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात कर लें। बुद्ध ने कहा था मनुष्य को दयालु होने के, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का जीवन भी आदर करना है। और साथ ही साथ वे मानते थे बच्चों कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के भी जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसा बुद्ध जी ने कहा। हालांकि बुद्ध बाद के जीवन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इस बात को ध्यान रहे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी, प्राकृत भाषा में, ये बात ध्यान रहे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है बच्चों क्या किया, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। और उस समय जो श्रावस्ती का इतिहास रहा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो श्रावस्ती देखो बच्चों यहाँ पे है, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, इस बात को आप ध्यान देना है। और ये जो आपको मैप, ये चित्र जो दिख रहा है ना सारनाथ का, ये सर्वप्रथम उपदेश इसी की जो ना सबसे पहले 5 भिक्षुओं को जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था बुद्ध ने। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गया में निरंजना नदी के तट पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो यही 5 उपदेश दिए थे। तो इन्हीं के स्मृति में उपदेश के यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया था, जो आपको सारनाथ घूमने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि वत्स जो राज्य है बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। यहीं के एक फेमस राजा थे जिसका नाम शायद उदयन था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उदयन था। उदयन ने ही जो है भगवान बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को घोषित राम नामक एक विहार, एक ऐसा स्थान जो उनको भेंट किया था कि यहीं पे आप जो है कि आप अपने जो है कि अनुयायियों को यहाँ पे आप शरण दे सकते हैं, रह सकते हैं, योग और ध्यान कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बुद्ध की, और इसके बाद हम बात करेंगे, कह रहा है कि मल्ल गणराज्य, एक नई बात है कि मल्ल गणराज्य में कि 2 राजधानियाँ थी, पहली थी कुशीनगर और दूसरी जो थी पावा थी। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध बच्चों बैसाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की उम्र में देखो ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के तट पे। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में बैसाख पूर्णिमा के दिन किस नदी के तट पे, हिरण्यवती नदी के, यानी वर्तमान में इसको गंडक कहा जाता है,
हिरण्यवती नदी के तट पे कुशनारा में इनका निर्वाण हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद बच्चों इनकी जो अस्थियां थी उनकी अवशेषों को से 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया? 8 स्तूपों का। इनके अनुयायियों ने 8 इनकी हड्डियों से 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसमें से 4 यूपी में है और पहला है कपिलवस्तु, जिसका निर्माण शाक्य ने करवाया था। कपिलवस्तु में, ठीक है। और दूसरा स्तूप इन्होंने कुशीनगर में बनाया, ये कुशीनगर में। तीसरा स्तूप उन्होंने रामग्राम के कोलियों ने बना, रामग्राम में बना, जिसको कोलीय राजाओं ने बनवाया। और चौथा जो पावा में बना उसको मल्लों ने बनवाया। तो 4 स्तूप कपिलवस्तु में, पहला स्तूप बना इनकी हड्डी से कुशीनगर में, दूसरा और रामग्राम में, तीसरा और आपका पावा में चौथा। 4 स्तूप बने उत्तर प्रदेश में इनकी हड्डियों से, टोटल 8 बने थे, ठीक है। अब जैन की बात कर ले बच्चों, जैन धर्म की। तो जैन धर्म में ये माना जाता है कि ऋषभदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम पे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुल बच्चों आप जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब ये है ना कि टीचर, 24 टीचर हुए थे जैनिज्म में, जैन धर्म में। और 24वें थे महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ थे, जो पार्श्वनाथ वाराणसी वाले, ठीक है बच्चों। ये 23वें पार्श्वनाथ थे। अब माना जाता है कि पार्श्वनाथ से ही इतिहास का जो है कि पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। बाकी 22 लोगों की जानकारी पूरी तरह से नहीं प्राप्त थी, ठीक है। जो 23वें टीचर थे जैनिज्म के या तीर्थंकर इनको कहा जाता था, उन्होंने 4 आर्य व्रत की बात की थी। 4 महत्वपूर्ण व्रतों की बात थी। पहले अहिंसा, पांचवा सत्य, दूसरा सत्य, अहिंसा, सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। और इनके अनुयायी निगृंथ कला, ये तो बात ठीक है। अब 5वां जो आर्य सत्य था या व्रत था, इसको जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम मौर्य काल पे। ये गुप्ता का मैप लगा हुआ है, चलो ठीक है। मौर्य काल की बात कर लें सबसे पहले। मौर्य काल में ये कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मौर्य काल का इतिहास देखें बच्चे, तो कुछ हम अशोक के शिलालेख का जिक्र करना चाहेंगे। ये तो गुप्ता एम्पायर का है। अच्छा, एक नई सूचना यहाँ पे हम आपको दे दें कि जो मौर्य पीरियड बेटा 321 BC की बात है। अच्छा, 321 BC में मौर्य हैं, करीब 300 समथिंग AD, यानी कि BC से AD, यानी ये 300 बीता तो 1 AD आया। और फिर उसके बाद 300 आगे, 300 ईस्वी, यानी 321 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इस समय ये गुप्ता थे, इस समय मौर्यन एम्पायर था, यानी दोनों के बीच में 600 साल का अंतर है, ठीक है, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर में। तो मौर्यन एम्पायर के समय माना जाता है कि आज से 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने चीन की महान दीवार निर्माण शुरू किया था। इनके बनाने का उद्देश्य था ना कि उत्तरी सीमा, इनके नॉर्थ में मंगोलिया पड़ता है, ये पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए अगले 2000 साल तक इस दीवार के निर्माण का कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही है। दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। हर 100 से 200 मीटर दूरी पर इसके निगरानी के लिए एक बुर्ज बनाया गया। यानी मौर्यन एम्पायर के समय चीन की महान दीवार बनी। अब बनाने का मेन कारण था कि इसके उत्तरी सीमा से जो पशुपालक लोग थे उनसे रक्षा के लिए, वो लोग इधर आ जाते थे, उनके आक्रमण करते थे, उनसे रक्षा के लिए ये चीन की महान दीवार बनाई गई। गांव के बारे में अगर बच्चों कोई आज एक नई चीज़ दे देते हैं, ये एक्स्ट्रा इसमें बताने लायक नहीं है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। गांव कहते किसे हैं? तो गांव की यह विशेषता होती है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। ये गांव की परिभाषा है
किसी अपने दोस्त से पूछना, कोई बताएगा तो उसको शाबाशी दे देना। गांव की ये विशेषता होती है कि वहाँ के रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। शहरों की ये विशेषता होती है कि ज़्यादा लोग ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में लगे रहते हैं, नौकरी पेशा में लगे रहते हैं। तो हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो मौर्यन एम्पायर वाला मैप देखते हैं कहाँ है। ये तो लेटर मौर्यन का है दिया हुआ है। फिर गुप्ता आ गया, ये भी गुप्ता एम्पायर है। चलो ठीक है, मौर्यन एम्पायर का मैप हमारे पास नहीं है, लेकिन मौर्यन एम्पायर को हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। मौर्यन एम्पायर में हमारे यूपी में कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो कोलीगढ़ राज्य था, रामग्राम जो स्थान हमने बताया, रामग्राम, जहाँ पे बुद्ध के 4 स्तूप बने, किसके, उनकी हड्डियों को 4 स्तूप बने थे। कपिलवस्तु, कुशीनगर, रामग्राम और पावा। पावा कुशीनगर वाले एरिया में मल्लों ने बनवाया। रामग्राम आपका गोरखपुर वाले एरिया में कोली राजाओं ने बनवाया। कुशीनगर, वही कुशीनगर में मल्लों ने। और कपिलवस्तु आपका ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ में है, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर आप मौर्यन काल के इतिहास की बात करेंगे तो मौर्यन काल में गोरखपुर के दक्षिणी भाग जो सोगौरा है, सोगौरा से चंद्रगुप्त का एक ताम्र पत्र मिला था, सोगौरा से, गोरखपुर के सोगौरा से। यहाँ पे मौर्यन काल का इतिहास थोड़ा सा मिला ताम्रपत्र एक मिलने से। और मौर्यन काल में जो अशोक ने क्या किया था कि कुछ शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख बनवाए थे। तो पहला तो मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलेगा, मिर्ज़ापुर में अहरौरा का लघु शिलालेख पहला मिर्ज़ापुर में, पहला जो है आपको मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बच्चों मेरठ में, मेरठ का एक बृहद स्तंभ लेख है। तीसरा आपका प्रयागराज में, चौथा आपका सारनाथ में है, और पांचवा आपका कौशाम्बी में। 5 अशोक के अभिलेख उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य में इसकी भाषा, प्राकृत और लिपि जो है इनकी क्या थी, ब्राह्मी थी। ये अच्छा, अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। इसमें आप सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का जो है कि धमेक स्तूप किसने बनवाया था, धमेक, ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है। एवं चौखंडी स्तूप, धमेक और चौखंडी दोनों सारनाथ में अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ये बात हुई। और मौर्योत्तर काल में आते हैं बच्चों। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद का टाइम पीरियड। मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद में, ये बात मैं आपको बता दूं कि शुंग जो डायनेस्टी के हेड यानी कि राजा हुए, पुष्यमित्र शुंग की बात कर लूँ तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्योत्तर काल में, मैं शुंग डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ, इनके पुरोहित पतंजलि थे, जिनका आप यूज करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट। तो पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। बस मौर्योत्तर काल में ज़्यादा नहीं, एक अयोध्या में अभिलेख मिला था, उसके बारे में बात हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि मौर्योत्तर काल में और एक घटना हुई थी कि मालवा यानी उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे, वो शकों को भारत से खदेड़कर विक्रम संवत, अच्छा शक संवत और विक्रम संवत। देखो जब क ख ग घ पढ़ोगे बेटा ना, तो सबसे पहले स आता है। किससे पहले स आता है, सबसे पहले क आता है। क ख ग घ जब पढ़ते जाएंगे आप, तो ये स और ये विक्रम संवत। अब वह के बाद स आता है, तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 में एडी में, और श बाद में आता है, तो इसकी शुरुआत होती है 78 एडी में, यानी ईस्वी में। एडी का मतलब ईस्वी, यानी विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की। तो विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे बच्चे, उन्होंने शकों को हराया था। शकों को हम दिखाएंगे कि शक कहाँ थे, ठीक है। उज्जैन की बात हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश से सटा एक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए शकों का हराना, ये कहाँ गया, ये है बच्चे, देखो ये शकों के हराए थे। उज्जैन के जो राजा, यहाँ उज्जैन पड़ता है, विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। पल्लव देखो यहाँ उनका एरिया था, कुषाण यहाँ पे थे। आप इस पूरे मैप को ध्यान दीजिए, पांचाल क्षेत्र था, ये कौशल था, ये कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ये जो है कि आप मथुरा यानी सूरसेन वाला एरिया था, आप समझ लीजिए। फिर इस एरिया में देख लीजिए, ये कलिंग था आपका, जिसको अशोक ने
261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये पूरा मैप है आपको, इससे आप समझ लीजिए। गुप्ता पीरियड में आ जाइए। गुप्ता पीरियड में स्पेशली क्या था कि 319 AD में जो है कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की किसने? इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था बच्चों। इसने स्वर्ण के सिक्के चलवाए। अच्छा, गुप्ता हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको ना, क्योंकि चंद्रगुप्त जो सेकेंड था बच्चे, जिसने जो है कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो था, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इनका इतिहास ये माना जाता है कि ये विक्रमादित्य की उपाधि और परम भागवत मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में है ये था। तो पहला था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने गुप्त वंश की स्थापना की और गुप्त संवत भी इसने चलाया। ठीक है, और इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, और हमारा काम है इसी से, समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया। इसने बच्चों ने प्रयाग प्रशस्ति अपने जो है समुद्रगुप्त ने जो है कि एक बड़ा अभियान किया था, और उसी अभियान यानी उसी के जीतने के उपलक्ष्य में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख मिलता है। प्रयाग में एक स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति लेख को समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख बच्चों हम इसको कहते हैं। इसका ये है ना कि ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का इसने प्रयोग किया था समुद्रगुप्त ने, लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और इसी अभिलेख को आगे चलकर जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने इस पर अपना लेख दर्ज करवाया, और फिर ये अभिलेख जो है कि कौशाम्बी में था, फिर जिसे बाद में अकबर ने प्रयागराज में लाके सुरक्षित कर दिया जब अकबर ने प्रयागराज का किला बनवाया। ठीक है, ये बात थी। गुप्त काल को जानते हैं आपकी स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके नवरत्नों में कालिदास थे। फायान आया था भारत, उसने एक पुस्तक लिखी थी फा क्योंकि, आप जानते हैं। हाँ, पहले हमने समुद्रगुप्त की बात कर ली जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लिए जाना जाता है, और दूसरा एक है इम्पोर्टेंट गुप्त राजा जिसको हम कहते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त बच्चों भीतरी का स्तंभ लेख जो गाजीपुर में पड़ता है, वहाँ पे उसका साक्ष्य मिलता है जो सैदपुर तहसील के पास है। ठीक है। अच्छा, गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिर निर्माण शुरू हुए, इसलिए देवगढ़ का ललितपुर का दशावतार मंदिर। अब हम गुप्त एम्पायर या गुप्त डायनेस्टी के 3 इम्पोर्टेंट साइट हैं। पहली साइट आपको समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दूसरी साइड आपको हम दिखाएंगे स्कंदगुप्त वाली बताए जो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पड़ता है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर सैदपुर में पड़ता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो ललितपुर में, देवगढ़ में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हाँ, और चौथी जो था वो कानपुर का बच्चों भीतर गांव का मंदिर था। हाँ, तो कानपुर में भीतर गांव मंदिर कला, मंदिर के निर्माण का समय गुप्ता से स्टार्ट हुआ। इन्हीं के टाइम पीरियड पे कालिदास थे। ठीक है, गुप्तों के ही चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास रहते थे। पहला फिर से याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कंदगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा आप देख लीजिए, सॉरी हाँ, समुद्रगुप्त का हो, स्कंदगुप्त का कह रहा है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, और स्कंदगुप्त का गाजीपुर वाला सैदपुर वाला जो है सैदपुर तहसील में भीतरी का स्तंभ लेख। तीसरा आपका जो है कि देवगढ़ यानी ललितपुर का दशावतार मंदिर, और चौथा जो है आपका भीतर गांव जो कानपुर है उसका जो है कि एक ईंटों से बनी मंदिर का आपको जो है कि अभिलेख मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी मंदिर कला इसी समय विकसित हुई। तो 4 इम्पोर्टेंट साइट थी। ठीक है, अब एक और बात हमने बताई आपको बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए लेटर गुप्ता, ये सारे मैप हैं। त्रिदलीय संघर्ष में आ जाते हैं। त्रिदलीय संघर्ष में यहाँ मैप से आप समझिएगा कि अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये ना एक पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश में यह माना जाता है 7वीं शताब्दी में ना उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राजा जो है पुष्यभूति वंश।
पुष्यभूति वंश को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन, ये माना जाता है कि अंतिम हिंदू राजा था हर्षवर्धन। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर ली, कन्नौज कर ली। थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज कर ली। हर्षवर्धन बच्चों साहित्य और कला प्रेमी था। इसके दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने हर्षचरितम नामक ग्रंथ लिखी थी। हर्षचरितम नामक ग्रंथ लिखने वाला बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन ऑलरेडी साहित्य और कला का प्रेमी था। अब बाण भट्ट ने हर्षचरितम लिखी, और हर्षवर्धन के ही टाइम पीरियड पे एक फैक्ट और जोड़ लीजिए, वेनसोंग आया था। अब वेनसोंग करने क्या आया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। तो बात यहीं से शुरू होती है आपके कि ये जो त्रिदलीय संघर्ष था, तो जब हर्ष की मृत्यु हो गई बच्चों, तो 8वीं सदी के शुरुआत की बात है। राजा कौन बना, यशोवर्मन। हर्ष की मृत्यु के बाद यशोवर्मन ये राजा बना। अब यशोवर्मन का आधिपत्य हो गया पूरा कन्नौज पर। कन्नौज राजधानी थी हर्ष की, कन्नौज पे राजधानी आधिपत्य किसका हो गया, यशोवर्मन का। फिर उसके बाद जो 3 इम्पोर्टेंट राजा थे उसके बगल में, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यहाँ से आप समझिए, ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट 3 इम्पोर्टेंट जो है कि बड़े बड़े राजा थे, बड़े शक्तिशाली राजा थे। कन्नौज पे इस समय किसका शासन है, कन्नौज का पर है यशोवर्मन का। किसके मरने के बाद बच्चों, हर्ष के मरने के बाद। ठीक है, अब कन्नौज के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। कन्नौज क्या था कि 2 नदियाँ थी, ये बॉर्डर बनाती थी। ये कन्नौज आप देखेंगे गंगा है, यमुना है इधर। इस पे जो है जो आधिपत्य कर लेता था वो पूरे नॉर्थ में जो है उसका दबदबा रहता था। दबदबा है, दबदबा था, ये बात है। तो ये गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली, राष्ट्रकूट भी शक्तिशाली, पाल भी शक्तिशाली, या तीनों किसके लिए लड़ाई की है, कन्नौज के लिए। और इसलिए इसका त्रिदलीय संघर्ष शुरू हुआ। त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले अगर पाल वंश के राजा धर्मपाल, देवपाल, बीरबलपाल ये लोग थे। गुर्जर प्रतिहार की तरफ से नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। और राष्ट्रकूटों की तरफ से बचा गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, ये लोग। 200 साल तक वर्ष चला, 200 साल तक युद्ध चला बच्चों। और लास्ट में जो है गुर्जर प्रतिहार जीते। लास्ट में ये त्रिदलीय संघर्ष कौन जीत गया, गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों का जो सर्वश्रेष्ठ राजा था मिहिर भोज, इसने जो है कि फिर कन्नौज को अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, और मिहिर भोज के इस समय पे अरब यात्री सुलेमान आया था इनके। ठीक है बच्चों, तो ये तो पूरी त्रिदलीय संघर्ष की कहानी होगी। अब आओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्या कहेंगे, आखेट और संग्रहण। मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि के साक्ष्य। ठीक है, और सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ पे प्रथम नगर बसा। गंगा घाटी 2500 साल पहले जो है कि नगरों का उद्भव हुआ था। तो ये है बेटा, ये क्वेश्चन था। हमने इसको आपको पूरी बात बताई थी, तब आपको ये क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, अब देख लीजिए। दूसरा है पत्थर से बने औजार। अच्छा, एक चीज़ और है, पाषाण काल। पत्थर से बने औजार प्राचीन औजार से, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। बाद में इन्हें बनाया गया, लगभग 10,000 साल तक बनाया गया था। ये गुटिका पत्थर के बने थे। ये है भैया, ये फ्रांस के एक जो है शिला का जो है चित्र है। यहाँ ये गुफाएं हैं, इसमें जो है इंसानों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। ये इंडिया का ना, ये ऐसा ही आप भीमबेटका वाला देखेंगे। पुष्यभूति वंश में हमने बताया था महत्वपूर्ण राजा हर्षवर्धन। हाँ, आओ यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बताओ कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में विचार करना है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई थी। बात सही है। गेहूं और जौ का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ 8000 में हमने बताया था, 7000 में चावल। कहाँ, लहुरा देव। कहाँ बच्चे, संत कबीर नगर, साबस। कह रहा है दूसरा कथन है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। बिल्कुल गलत। तो केवल कथन एक सही है।
ठीक है। गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान वाले एरिया से मिला। और नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, संत कबीर नगर का लहुरा देव। एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पूरा स्थल पुरातत्वविदों ने शुरुआती में कृषक और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला। कृषक और पशुपालक कब मिलेंगे, ठीक है, कहाँ से मिलेंगे आप बताइए। पय्यमपल्ली तमिलनाडु वाला एरिया है। महागढ़ा कहाँ की बात हो रही है आप बता दीजिए, मैं बताया हूँ। यूपी बस लिखा हो। बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, यहाँ भी कृषक और पशुपालक। हल्लूर कर्नाटक में, यहाँ भी। और गुफक्राल जो है कि कश्मीर में, यहाँ भी। यानी ये पांचों सही है। यहाँ पे पशुपालक होने के और कृषक होने के साथ पांचों मिले हैं। सूचीवन और सिचुदी से मिलाइए। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया, कोल्डियावा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज वाला एरिया, ठीक है बच्चे, चिरांद बिहार में, और गुप्रकाल हमने आपको बताया था कहाँ बच्चे, ये वाला कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। पूरा नवपाषाणी काल पूरा स्थल बताओ। अभी बताया हूँ किसका किसका हमने नाम लिया था। कोल्डियावा प्रयागराज वाला, महागढ़ा यूपी में, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला, ये सब है। यहाँ बताइए पुरातत्वविदों ने जनपद की इकाइयाँ कई बस्तियों खुदाई की। जनपदीय बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थानों पे मिली। पुराना किला दिल्ली कह रहा है, सही बात है। हस्तिनापुर मेरठ, ये भी मिला जनपद का साक्ष्य। और अंतरजी खेड़ा जो एटा वाला है। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन या राजा न होकर जनपदों के राजा बन गए। और पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जिसमें दिल्ली में भी पुराने किला में भी मिली हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के अंतरजी खेड़ा में भी जनपद की इकाइयों के साक्ष्य मिले हैं। जनपद की इकाई के साक्ष्य ध्यान रहे, हस्तिनापुर मेरठ और अंतरजी खेड़ा एटा, यूपी वाला ध्यान देना है। समुद्रगुप्त का, ये देखिए समुद्रगुप्त की हमने बात की। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भीतरी वाला हमने बताया। तो इलाहाबाद का समुद्रगुप्त के बारे में विजयों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त राजा बनने के बाद दिग्विजय के लिए निकला, सही बात है। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दिखाया गया है। कुछ एक ये भी है बच्चों, ये आपको सोनभद्र से भी मिल सकता है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, ये दूसरे देश का है, शायद फ्रांस का है। अब इन गुफाओं में आपको देख लीजिए, ये देखो सैलों के यानी पत्थरों के ऊपर जो है कि ये चित्र बने हैं। ये पूरा पाषाण काल और कुछ कुछ मध्य पाषाण काल में ये सच मिलते, तो ऐसे चित्र बनते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए। एक बात और ध्यान रहे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ेगा उसी को ये PDF मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।